सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का फूड सिक्योरिटी का पार्ट नंबर 3। तो जैसे कि इसके पहले दो पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। वहां पर हमने काफी सारे टॉपिक्स जो है क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको बोला जाता है आईसीडी। ठीक है, आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब इस स्कीम के अंतर्गत क्या आता है वो देखते हैं। अंडर दिस स्कीम a network of Anganwadis has been set up in the country to monitor the health of pregnant and lactating mothers as well as children aged 6 months to 6 years and to provide them with the nutritious food and other services। मतलब आप लोगों ने आंगनबाड़ी के बारे में सुना होगा और आप में से कई सारे लोगों ने जो है बचपन में आंगनबाड़ी में गया भी होगा, वहां पे पढ़ाई भी की होगी। तो आईसीडीएस के अंतर्गत जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अलग अलग गांवों में जो है, कई बार दो गांवों को मिलाकर, कई बार एक गांव में दो आंगनबाड़ी तीन आंगनबाड़ी भी हो सकती है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे ज्यादा आंगनबाड़ी होती है। तो ये जो आंगनबाड़ी जो है ये क्या होता है, प्री स्कूल होता है, जो कि गवर्नमेंट क्या करता है कंट्रीज में जो है गांव में सेटअप करता है। किसके लिए? जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी हेल्थ को जानने के लिए। लैक्टेटिंग मदर्स मतलब ऐसे मदर्स जो अपने बच्चों को जो है क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं, उनको बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स बोलते हैं। as well as children aged 6 months to 6 year and to provide them the with nutritious food and other services। ये आंगनबाड़ी तीन चीजों पर फोकस करती है। पहला, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसके हेल्थ को मॉनिटर करती है कि क्या कंडीशन है, उसका वेट कितना है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, बच्चे का डेवलपमेंट सही होगा कि नहीं। अगर खाना सही नहीं मिल रहा है तो आंगनबाड़ी के जो लोग होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज के घर में जाकर उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स को भी प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में होते हैं उनको अलग अलग तरीके के खाने के फूड जो है और अदर सर्विसेज जो हैं दी जाती हैं। आप लोगों को याद होगा पोलियो का टीका। ठीक है, पोलियो जो होता है वो गवर्नमेंट आंगनबाड़ी के थ्रू ही लोगों को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। आपको भी लगा होगा पोलियो का टीका। पोलियो का टीका इसलिए लगता है ताकि आप जब बड़े हो जाओ तो आपको बीमारी ना हो। पोलियो तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी बहुत सारे जो है वैक्सीन वगैरह आप छोटे रहते हो तो बॉडी में जो है लगता है। ये सब इसी प्रोग्राम के थ्रू जो है होता है। This is the most crucial age for the mental and physical growth and the development of children, with 90% of their mental development occurring during this phase। जीरो मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेके 6 साल के बीच में, ये जो 6 साल का जो पीरियड होता है ना, इसमें किसी बच्चे का मेंटल हेल्थ जो होता है वो 90% तक जो है डेवलप कर जाता है। मतलब जिस भी चीज को उसको सीखना है, जो भी चीज उसको जानना है, समझना है, क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, उसके माइंड का 90% डेवलपमेंट 6 साल तक जो है हो जाता है। तो ये बहुत क्रूशियल पीरियड है। और मेंटल डेवलपमेंट के लिए फिजिकल ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। अब देखो, दो बच्चे हैं मान लेते हैं, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे जो है पैदा हुए। जो पहला बच्चा है उसका नाम है, मान लेते हैं राम है, और दूसरा बच्चा है उसका नाम है रोहन है। ठीक है, ये दोनों बच्चे एक ही डेट पर जो है पैदा हुए। राम जो होता है वो थोड़ा गरीब घर में पैदा होता है, जहां पर उसको सफिशिएंट अमाउंट में खाना, न्यूट्रिशन, दूध, अच्छे से चीजें नहीं मिल पाती हैं। वहीं पर जो रोहन है वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, उसको सारे न्यूट्रिशन, सारे हेल्थ फैसिलिटीज जो है मिलती हैं। अब आप आगे बताओ, ये दोनों बच्चे जब आगे 18 साल या 22 साल के होंगे तो किसमें मैच्योरिटी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा हेल्थ होगा, कौन ज्यादा अच्छे से चीजों को समझेगा, पढ़ाई कर पाएगा, जॉब के फील्ड में जा सकता है? तो ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे सर रोहन। ठीक है, क्योंकि उसको बचपन में जब 90% डेवलपमेंट हो रहा था उस समय सारी चीजें अच्छी मात्रा में मिली है। वहीं पर राम जो है बचपन में बार बार बीमार होता था, उसको हेल्थ का इश्यू होता था। तो आगे चल के भी उसका डेवलपमेंट जो है रोहन के मुकाबले क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब डेवलपमेंट पीरियड था उस टाइम पे उसको सही चीजें जो है नहीं मिली है। ठीक है, hence they receive their vaccination on schedule and undergo routine health checkups with the age appropriate nutrition supplement provided as they grow up। they also receive preschool education and health education। तो ये राम जैसे जो पुअर लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनका भी डेवलपमेंट अच्छे से हो, कोई प्रॉब्लम ना हो करके इनको वैक्सीनेशन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करती है।
बहुत सारी न्यूट्रिशन चीजें इनको प्रोवाइड की जाती है, जैसे गेहूं के दाने जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, आटा प्रोवाइड किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती हैं ताकि ये भी रोहन के आसपास आकर खड़ा हो सके। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इन हैदराबाद, हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ये एग्जाम में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में, एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, तो याद रखना ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। 43% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आर अंडर वेट फॉर देयर एज, मतलब हर 100 में से 43 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने एज के अकॉर्डिंग, मतलब उनका जितना एज है उस एज में नॉर्मल पर्सन का जितना बॉडी वेट होना चाहिए उतना नहीं है। तो हर 100 में से 43 लोग अंडर वेट जो है क्या होते हैं, गुजरते हैं। दिस पोजेस अ बिग चैलेंज फॉर आईसीडीएस प्रोग्राम, ये आईसीडीएस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। You saw in table 7.6 understanding the development that the percentage of malnutrition children in the country is quite high, मतलब आपने देखा है कि जो बच्चे जो होते हैं जिनको खाना पीना सही से नहीं मिलता है, ऐसे बच्चों का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। The physical development of children after the birth is monitored with the help of weight graph to see their growth is appropriate to their age. If you visit an Anganwadi, you will see this growth graph displayed on the wall. क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है और यूनाइटेड नेशन भी क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में बच्चों का बॉडी वेट किस तरीके से बढ़ रहा है, कितने महीने में कितना हो रहा है, कितने साल में कितना हो रहा है, इसको लेकर जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जारी करती है। आप लोगों ने अगर आंगनबाड़ी विजिट किया होगा तो वहां पर भी आपने क्या किया होगा, वेट वाला चार्ट देखा होगा कि इस बच्चे, अगर कोई बच्चा 1 साल का है तो उसका वेट इतना होना चाहिए, 1 साल 2 महीने का है तो उसका वेट इतना होना चाहिए। इस तरीके का ग्राफ का जो है, ग्राफ जो है क्या होता है, आंगनबाड़ी में जो है लगा होता है ताकि लोग अवेयर हो सकें और उस चीज को जान सकें। द ग्रोथ ग्राफ इज डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, बॉयज में अदर हार्मोन्स होते हैं, गर्ल्स में अदर हार्मोन्स होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, तो इसीलिए दोनों को बॉडी वेट जो होता है वो अलग अलग होता है। Child's weight from birth to 60 months is registered in the table. The weight is considered to be normal if it within the range given in the table. अभी आपको नीचे एक टेबल दिया होगा, उसको मैं समझाऊंगा। उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, पहले बच्चों का जो है बॉडी वेट नापा जाता है और देखा जाता है कि वो जो बच्चा है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक टेबल दिया हुआ है। एक एक्सिस में यहाँ पर क्या है, वजन है, वजन मतलब वेट है। ये वाला जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े हैं, तो ये वेट है, और इधर है हमारा ईयर, ईयर या फिर बोल सकते हो एज। ठीक है। अब इस टेबल को ध्यान से समझना। जैसे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ये फॉर गर्ल्स के लिए दिया है ना, बॉयज के लिए नहीं दिया है, ये जो ग्राफ ये गर्ल्स के लिए है। तो अगर उसका बॉडी वेट यहाँ देखो 2.5 से लेकर 3 के बीच में है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो बच्ची जो है क्या है, लड़की है, गर्ल्स है, क्योंकि टेबल जो है गर्ल्स का दिया है, तो उसका जन्म के समय उसका जो वेट है 2.5 से लेके अगर 3 केजी के बीच में है, तो वो बच्ची क्या है, एकदम नॉर्मल वेटेड है, सब चीज उसका सही है। लेकिन अगर उसका वेट यहाँ पर 2.5 से कम होकर 1 केजी के बीच में आ जाता है, अगर उसका बॉडी वेट 1 केजी से लेकर 2.5 के बीच में है, तो माइनर यहाँ पर क्या है, उसको अंडर वेट का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा अंडर वेट का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वहीं पर यहाँ पर देखो, सॉरी 2.5 से 2 केजी के बीच में होगा, ये ग्राफ से देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 2.5 है, येलो कलर वाला। ये जो रेड कलर वाला है, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो लड़की है और उसका वेट जो है 2 किलो से कम है, तो वो फिर सीरियस अंडर वेट प्रॉब्लम से गुजर रहा है, माल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, उसको नहीं मिला है। उसी तरीके से 1 महीना 2 महीना, यहाँ पे सप्ताह देखो 1 साल, तो अगर कोई लड़की 1 साल की हो जाती है तो उसका बॉडी वेट अगर यहाँ पर देखो कितना है, 7 केजी, ये वाला एक्सिस देखो, और यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर 9 केजी। तो अगर कोई लड़की 1 साल की है और उसका बॉडी वेट अगर 7 से 9 किलो के बीच में है, तो वो सही है, एकदम सही है। लेकिन अगर उसका जो बॉडी वेट है, अगर वो इस रेंज में आता है, किस रेंज में आता है देखो, 7 किलो से कम और 6 किलो से ज्यादा, 7 से 6 के बीच में जब आता है, तो माइनर उसमें माल न्यूट्रिशन है। लेकिन अगर उसका बॉडी वेट 6 किलो से कम है और वो बच्ची 1 साल की है, तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रही है अंडर वेट से।
अगर उसका बॉडी वेट प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब उसको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट कहाँ से होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से अगर 4 साल की बच्ची है तो उसका बॉडी वेट अगर 12 किलो से लेके यहाँ पर देखो कितना किलो का है, 15 किलो के बीच में है तब सही है। 12 किलो से 10 किलो के बीच में है तो दिक्कत है, 10 किलो से कम है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आपको टेबल दिया हुआ है, एक साइड आपको दिया हुआ है एज, दूसरे साइड वो दिया हुआ है बॉडी वेट को। जैसे अगर कोई बच्ची 5 साल की है तो 5 साल में उसका बॉडी वेट अगर इस रेंज में 13 किलो से लेकर 17 किलो के बीच में, तब वो बिल्कुल सही है। और अगर 13.5 किलो से लेकर 12 किलो के बीच में अगर है तो वो थोड़ा सा माइनर माल न्यूट्रिशन है। 12 किलो से अगर कम है, वो बच्ची 5 साल की है और उसका बॉडी वेट 12 किलो से कम है, तो फिर सीरियस वो माल न्यूट्रिशन से क्या कर रही है? सफर कर रही है। ठीक है। तो इन सब कमी को देखते हुए आंगनबाड़ी जो है चालू किया जाता है और 6 साल तक बच्चों को जो है किसी न किसी तरीके से न्यूट्रिशियस चीजें जो है हमेशा उसको प्रोवाइड की जाती है। वो आंगनबाड़ी आती है तो उसको प्रॉपर डेवलपमेंट किया, उसका देखा जाता है, खाना खिलाया जाता है। अगर नहीं आ पा रही तो उसके घर में पहुंचाया जाता है। जैसे लॉकडाउन जब लगा था तो लॉकडाउन में जो है बच्चों का डेवलपमेंट इफेक्ट ना हो इसके लिए बहुत सारे आंगनबाड़ी ने क्या किया था, घर घर टिफिन पहुंचाया था। ठीक है, टिफिन में न्यूट्रिशियस चीजें बना बनाकर जो है उनको प्रोवाइड की जाती थी ताकि लॉकडाउन का कारण उनका डेवलपमेंट इफेक्ट ना हो। ठीक। तो आईसीडीएस के बाद अगला जो प्रोग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट का है वो है मिड डे मील्स प्रोग्राम। ठीक है, ये 6 साल के बड़े लोगों के लिए, मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो 14 साल तक के हैं, जो स्कूल जाते हैं। ठीक है। देखो, ये मिड डे मील प्रोग्राम लाने का पर्पस क्या था? कभी कभी आपने खुद ये फील किया होगा कि अगर आप सुबह नाश्ता नहीं किए हो और बिना नाश्ता किए स्कूल चले गए और टिफिन भी लेके नहीं गए, तो आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई पर नहीं रहता है, आपका ध्यान कहाँ रहता है? भूख पर रहता है। तो आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं होगा तो आप सीखोगे कैसे? आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि अगर कोई बच्चा किसी भी रीजन से, अपने फैमिली कंडीशन के कारण या किसी भी रीजन से अगर अच्छे से खाना सुबह खा के नहीं जा पा रहा है, दोपहर को खाना नहीं मिल रहा है, तो पढ़ाई में उसका मन ना लगेगा, इसको दूर करने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। ताकि बच्चा अगर स्कूल आएगा, खाना खाएगा, पेट भरा रहेगा तो उसका पढ़ाई में ध्यान जो है जरूर लगेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में या आपके सिटीज में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जहां पर बच्चे जो है थाली लेकर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, और दोपहर का खाना स्कूल में ही खाते हैं। Many children eat very little food and go to the school hungry. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कम खाना खाते हैं और भूखे रहते हैं। They cannot study well because they do not have the energy to study. अब खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी तो मिलेगी नहीं, अब एनर्जी नहीं होगी तो पढ़ाई में ध्यान जाएगा नहीं। The midday meal scheme seeks to resolve this problem and ensure food security for these children. तो ऐसे बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मिड डे मील प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है। द मिड डे मील स्कीम इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रन इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी एंड अपर, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए जो है ये चालू होता है। In all the state in the country, in addition to free compulsory education for all scholars 6 to 14 years, they also get an afternoon meal. They get nutritious food in the government specified midday meal menu. जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको हर हफ्ते में 6 दिन स्कूल लगता है। तो 6 दिन अलग अलग प्रकार के खाने दिए जाते हैं और न्यूट्रिशियस दिए जाते हैं और उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है। तो 6 साल से नीचे के लिए आंगनबाड़ी के थ्रू प्रोग्राम चलता है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम जो है चालू होता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये सबसे पहले किस राज्य ने चालू किया था, किस स्टेट ने स्टार्ट किया था? ठीक है, पहले एक स्टेट ने स्टार्ट किया था और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि ये प्रोग्राम जो है पूरे इंडिया में जो है लॉन्च होना चाहिए करके। ठीक है, तो वो स्टेट कौन सा है आपको बताना है। यहाँ देखो एक बहुत अच्छा पिक्चर दिया जहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल के और इनको बहुत अच्छे क्वालिटी का खाना जो है दिया जा रहा है मिड डे मील प्रोग्राम के तहत। ठीक है। परचेसिंग पावर इन द मार्केट, अगला टॉपिक है परचेसिंग पावर। देखो, परचेसिंग पावर का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है कि आप सामान को खरीद पाते हो, मतलब कितनी आसानी से आप सब्जी भाजी चावल दाल खरीद पाते हो, वही आपका परचेसिंग पावर है। Majority of the people depend on the open market to get food they need.
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्रीकल्चर तो करते नहीं है, किसान जो है पहले बहुत थे इंडिया में, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, सबको जॉब चाहिए। तो सब लोग क्या करते हैं, अपने फूड के लिए जो है मार्केट पर डिपेंड होते हैं। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं और मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। Farmer grow food grain for their personal consumption and depend on the market for a few other food commodities। जो किसान होता है ना, वो जो मेजोरिटी ऑफ जो फूड जो होता है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब्जी वगैरह, ये क्या करता है, खुद उगा लेता है, खुद कर लेता है। बाकी कुछ कुछ चीजों के लिए ही वो मार्केट पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो नॉन फार्मिंग क्लासेस होते हैं, जैसे लेबर हो गए, व्यापारी हो गए, सैलरीड वर्कर्स हो गए, ये सब के सब क्या करते हैं, मार्केट पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड को लेने के लिए। Those with the sufficient purchasing power can buy all the food they require। जिनके पास परचेसिंग पावर अच्छी होती है, जिनकी सैलरी अच्छी होती है, वो अपना जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो अच्छे से उसको क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। Those with low purchasing power depend on government food distribution scheme for their food supply। लेकिन जिनकी महीने की कमाई ही 3000 4000 है, 5000 है, 2000 है, ऐसे लोग अपना सब चीज जो है उसी पैसे से नहीं खरीद पाते। तो ऐसे लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे फूड स्कीम लॉन्च करती है, जैसे पीडीएस सिस्टम, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं, हर गांव में होता है। तो जो खरीद नहीं पाते उनको सरकार जो है सस्ते दामों में चावल, दाल, शक्कर, मिट्टी तेल, ये सब जो है क्या करती है, प्रोवाइड करती है। They also have to buy some food commodities in the market, but their purchasing power is low। obvious सी बात है, that they cannot buy nutritious food in adequate quantities। तो वो अच्छे क्वालिटीज के जो है फूड जो है परचेस नहीं कर पाते। They fall prey to many illness like malnutrition because of their long term lack of nutrition food। अब अगर उनको अच्छे तरीके का क्वालिटी वाला न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा तो उनमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, अंडरवेट होंगे, एनर्जी नहीं होगी। ठीक है। द एनर्जी आवर बॉडी गेट्स फ्रॉम फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। हमारे बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो एनर्जी को हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी से। जैसे हम लोग अपना वेट कैसे नापते हैं, 5 किलो 10 किलो केजी से नापते हैं, उसी तरीके से जो एनर्जी चाहिए होता है ना, एनर्जी को किससे मेजर करते हैं, कैलोरी से मेजर करते हैं। A person living in urban area required 2100 calories of energy every day। जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, उनको क्या होता है, 2100 कैलोरी एनर्जी की जो है जरूरत पड़ती है। वहीं पर जो गांव में रहते हैं और जो वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उनको 2400 कैलोरी हर दिन की जरूरत पड़ती है। एक हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल सैंपल ऑफिस। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, नेशनल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, सर्वे ऑफिस। ये गवर्नमेंट का जो है एक ऑफिस है जो कि ये सब काम को देखती है। तो यहाँ पर याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस हैज रिवील्ड द बोथ द अर्बन एंड रूरल dwellers गेट लेस कैलोरीज देन दिस एवरेज। अब देखो, शहर में रहने वाले को कितना कैलोरी चाहिए, 2100, गांव में रहने वाले को कितना चाहिए, 2400। इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन एनएसएसओ ने ही अपने सर्वे में बताया कि इतना रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन लोगों को इतना मिलता नहीं है, उनको कम ही मिलता है। According to survey conducted in 2004, the people living in the rural areas can be divided into 4 classes on this basis expenditure। जो गांव में 2004 में एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार गांव में रहने वाले लोगों को जो है 4 कैटेगरीज में जो है बांटा गया उनके खर्चों के हिसाब से। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, मतलब अगर एक गांव में 100 लोग हैं ना, तो 100 में से 25 लोग ऐसे हैं जिनको कैलोरी चाहिए कितना, 2400 कैलोरी, लेकिन मिल कितना आ रहा है, 1624 कैलोरी ही मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड क्लास के जो लोग हैं, उनको भी चाहिए मतलब 2400, तो गांव में रहने वाले लोगों को चाहिए ही, सबको 2400 चाहिए, लेकिन सेकेंड कैटेगरी के लोग ऐसे जिनको सिर्फ 1900 कैलोरी मिल रही है। 25 लोग ऐसे हैं जिनको 100 में से 25 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको इतना मिल रहा है, और 25 लोग ही ऐसे होंगे जिनको जितना चाहिए उतना जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है मिल रहा है। ठीक है। तो ये रहा हमारा फूड सिक्योरिटी का तीसरा पार्ट। अब हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय।